अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस नज़ला। आज मैं 12वीं जमात के बच्चों को MIL उर्दू से एक मौजू पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा आज का मौजू है बदली का चांद। यानी ये जोश मलिहा बादी की एक नज़्म है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? जोश मलिहा बादी। इससे एक मारूदी सवालात बनते हैं कि आपके निसाब में शामिल जोश मलिहा बादी की कौन सी नज़्म लिखी गई है या शामिल निसाब है। तो क्या लिखिएगा? जोश मलिहा बादी की लिखी हुई बदली का चांद। आज मैं इस नज़्म को खुलासा आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये नज़्म है। खुर्शीद वह देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा, महताब वह हल्के बादल से चांदनी के वरक बरसाने लगा, वह सांवलेपन पर मैदान की हल्की सी सबाहब दौड़ चली, थोड़ा सा उभर कर बादल से वह चांद जबी झलकाने लगा, लो डूब गया फिर दिल में बादल में वह खस से दौड़ गए, लो फिर वह घटाएं चाक हुई जुल्मत का कदम थर्राने लगा। तो ये नज़्म है। यहाँ से आप लोगों को मारूजी सवालात पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जोश मलिहा बादी का तारुफ। तो जोश मलिहा बादी का सबसे पहले यहाँ पे मारूजी सवालात बनते हैं कि जोश मलिहा बादी का असल नाम क्या था। देखिए, ये मुसन्निफ़ की निगाह से देखा जाए तो ये फेमस या मशहूर हुए थे जोश मलिहा बादी के नाम से, लेकिन एक्चुअली इनका जो असल नाम था शब्बीर हुस्न खां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा जोश मलिहा बादी का असल नाम क्या था, तो क्या था? शब्बीर हुस्न खां। और उनका तखल्लुस क्या था? वो किस नाम से फेमस थे? तो जोश। उन्हें किस इनाम से नवाजा गया था? क्वेश्चन यहाँ दूसरा पूछेगा कि जोश मलिहा बादी को किस इनाम से नवाजा गया था? तो किस इनाम से? पद्म भूषण। दूसरा है तसानीफ, यानी उनकी लिखी हुई कौन कौन सी तसानीफ है। तो पहला है नक्श व निगार, शोला व शबनम, हर्फ व हकायत, जुनू व हिकमत, एक है आयात व नगमात, असुम्बुल सलासिल। इनकी विलादत कब हुई थी? यानी कि जोश मलिहा बादी की विलादत कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। कहाँ? मलिहाबाद, यूपी। इसीलिए वह अपने नाम के पीछे जोश मलिहा बादी लिखते हैं। उनकी वफ़ात 1982 ईस्वी में, मकाम पाकिस्तान में। तो ये जो क्वेश्चन सब है, ये जो उनका तारुफ है, ये नहायत ही अहम है और इससे बहुत सारे मारूदी सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो इनसे आप लोग एक मारूदी सवालात इससे बना लीजिए। एक और क्वेश्चन है कि जोश मलिहा बादी को किस लक़ब से नवाजा गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि जोश मलिहा बादी को किस लक़ब से नवाजा गया है। तो जोश मलिहा बादी को शायर इनकलाब के लक़ब से नवाजा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ देगा कि शायर इनकलाब के लक़ब से किसे नवाजा गया था? किसे? जोश मलिहा बादी को। आइए अब देखते हैं कि जोश मलिहा बादी अपनी इस नज़्म में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसे खुलासा के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले खुलासा में आप लोग लिखिएगा कि नज़्म बदली का चांद के मुसन्निफ़ जोश मलिहा बादी है। नज़्म बदली का चांद जोश मलिहा बादी के चंद मशहूर नज़्मों में से एक है। इस नज़्म में शायर बादलों की ओट पर जगमगाने वाली चांद की कैफियत का तस्करा किया है। यानी कि बादलों की धूप छाँव में जगमगाने वाली चांद, यानी जब चांद
निकलती है और बादल छाए रहते हैं तो किस तरह से वो ढक जाती है फिर बाहर निकलती है। तो उस जगमगाने वाली चाँद की कैफियत यानी कैफियत की जमा तस्करा यानी जिक्र किया है। जोश मलियावादी कहते हैं कि सूरज के डूबते ही अंधेरा छाने लगता है, लेकिन जब चाँद की रोशनी बादलों की ओट से यानी कि जब चाँद निकलता है और उसके बीच में बादल आ जाते हैं और उससे जो छन छन कर ज़मीन पर जो रोशनी आती है, उसकी रोशनी से मैदान की सरमगनी फ़िज़ा हल्का रविश हो जाता है, मगर जल्द ही फिर वह बादलों के दरमियान छट जाता है और उसकी किरण बादल पर तैर जैसी फैल जाती है। फिर घटा छट जाती है और चाँद की रोशनी सा अंधेरा का फूट मतलब हट जाता है। तो यहाँ पर बादल और चाँद की रोशनी की तस्करा यहाँ किया गया है। आगे शायर कहता है कि जब चाँद बादल में छिप जाता है यानी बादल में छिपा तो खोल दिए बादल में दरीचे हीरे के, गर्दों पे जो आया तो गर्दों दरिया की तरह लहराने लगा, सिमटी जो घटा तारीकी में चांदी के सफ़ीने लेके चला, संगी जो हवा तो बादल के गर्दाब में गोते खाने लगा। तो यहाँ जब चाँद बादल में छुप जाता है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हीरो की चमक की तरह दरीचे नज़र आने लगता है, यानी उसमें इतनी तेज़ रोशनी बाहर आती है जैसे लगता है कि हीरे चमक रहे हैं। और जब वह खुले आसमान में आ जाता है तो उसकी चांदनी दरियाओं की रवानी जैसे लहराने लगती है। दरिया में रवानी जैसे लहर जो होती है उसे कह रहा कि दरिया में रवानी के जैसे लहराने लगती है। फिर आगे सिमटी जो घटा यानी बादल जब सिमट आते हैं तो ऐसा मानो अंधेरे में चांदनी की कश्तियाँ तैरने लगी, यानी सफ़ीने लेके चला। यहाँ पर क्या बोल रहा है, चांदी की कश्तियाँ तैरने लगती है और जब तेज हवाएं बादलों को उड़ाने लगती है तो चांद उनके गर्दाब में डूबने उभरने लगता है। यानी कि जब हवाएं चलने लगती हैं तो हम लोग देखते हैं कि आसमान में हवाओं के सिमत में बादल यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि चांद उनके गर्दाब में डूबने यानी कभी छिप जाता है कभी बाहर निकल जाता है, यानी डूबने उभरने लगता है। बादलों की झरोखत से जब चांद झांकता है तो मौजों की रफ्तार बढ़ जाती है और पहाड़ी सिलसिलों का सर चकराने लगता है। चांद अपने रुखसार से जब बादलों का पर्दा उठा लेता है तो दरिया में उसकी चांदनी तबस्सुम बिखेर देती है और जो ही वह दोबारा अपने चेहरे को बादलों में ढांप लेता है तो मैदान का दिल अंधेरे से कांप जाता है ना। परवाह जो उठा या बादल का दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया, चिलमन जो गिराई बदली की मैदान का दिल घबराने लगा। यहाँ वही बोल रहा है कि जब बादल ये होते हैं हटते हैं तो उसमें तबस्सुम दौड़ती है, लेकिन जैसे ही बादल चांद को ढक लेती हैं तो मैदान का दिल घबराने लगता है। उभरा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ, उलझा तो स्याही दौड़ आदि, सुलझा तो ज़ियाए बरसाने लगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो ही दोबारा अपने चेहरे को बादलों में ढांप लेता है तो मैदान का दिल अंधेरे से कांप जाता है। इसका नज़्म का जो आखिरी दो अशार है इसमें शायर कहता है कि जब चांद बादलों की ओट से उभरता है, यानी जब चांद बादलों के से हटता है तो रोशनी बिखेर देता है और जब बादलों के बीच डूब जाता है तो आसमान बिल्कुल बेनूर हो जाता है। क्या काविश नूर जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है, इंसान की तड़पती फितरत का मफ़हूम समझ आ जाने लगा।
यानी जुल्मत व नूर की कैसी ये कशमकश है कि इससे इंसान की बदलती फितरत का मफ़हूम समझ आ जाता है। यानी यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि जुल्मत और नूर की ये एक कशमकश ही है। जब उसमें अंधेरा छा जाता है तो अंधेरा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, और जब उससे उभर कर हम बाहर आते हैं तो हम चारों तरफ अपनी रोशनी फैला देते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इससे इंसान की बदलती फितरत का मफ़हूम हमें समझ में आने लगता है। तो ये हुई जोश मलिहाबादी की नज़्म बदली का चाँद, यानी कि बदली से निकलकर चाँद बाहर आना या चाँद पर बादल छाना। तो ये इस तरह से आप इसे अपनी नज़्मों में अपने आसान अल्फाज का ज़िक्र करते हुए इसे अपने खुलासे के तौर पर लिख सकते हैं। और इससे हम लोगों को इम्तिहान में खुलासा ही आएगा जो 6 या 8 नंबर का आता है।